वेलकम टू एम पी के साहू CG चैनल। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ कमेंट्स यहाँ पे अच्छे कमेंट्स हमको मिले हैं कि सर नेट सेट की तैयारी भी के लिए ऐसा कुछ पढ़ाइए। तो उन दोस्तों को कहना चाहूँगा कि ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मेनली मैं फोकस कर रहा हूँ MSc की कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बेहतरीन सूचना भी देना चाह रहा हूँ कि इसमें नेट सेट के क्वेश्चन आपको बन जाए, ऐसे टाइप की इस टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ ताकि आसानी से आपको नेट सेट मिल जाए। और जो नोट्स हैं वो तो मेरे स्टूडेंट जानते ही हैं कि इसके लिए मुख्यतः एच कौर की बुक मैं प्रीफर कर रहा हूँ यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। और एनालिटिकल का कुछ बुक्स भी हैं जिनमें ये आपको DA स्कोप वगैरह है, ये सब में मिल जाएगा थोड़ा सा। और चटवाल आनंद ये बुक भी आप प्रीफर कर सकते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। और तो इसमें जो मैं टॉपिक जो कवर कर रहा हूँ उस टॉपिक में अगर कमी है नेट सेट के लिए तो इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी है। बाकी जो सिलेबस मैं आपको कवर करा रहा हूँ वो नेट सेट का क्वेश्चन उसमें बनेगा। आप एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ज़रूर देखें, बिल्कुल बनेगा। और थोड़ा सा एडवांसमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन अभी MSc के कोर्स के हिसाब से थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो मेरा पहला फोकस है यहाँ पे MSc का कोर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ये चैप्टर जैसे कंप्लीट होता है मैं क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे सेंड कर दूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग MSc का ये जो टॉपिक अपना NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में पैरामीटर्स हम लोग पढ़ा रहे थे। तो पैरामीटर्स में यहाँ पे 3 पैरामीटर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें से चौथा जो पैरामीटर है हमारा मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, जिसको बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं। उसके बाद एक MSc के सिलेबस में कपलिंग कांस्टेंट तो दिया ही है, साथ में एक टर्म और दिया स्पिन स्प्लिटिंग। तो स्पिन स्प्लिटिंग, स्केलर कपलिंग या कपलिंग कांस्टेंट, अगर ये तीनों टर्म कहीं पे भी आते हैं आपको ये समझना होगा कि तीनों में से कोई भी टर्म हो, एक ही टर्म है यहाँ पे। और स्पिन स्प्लिटिंग की अगर बात किया जाए तो वो जनरली दोनों को मल्टीप्लिसिटी और कपलिंग कांस्टेंट इन दोनों को मैटर करता है, क्योंकि स्पिन मतलब नेबरिंग प्रोटॉन की बात करते हैं और नेबरिंग प्रोटॉन यहाँ पे बात होती है मल्टीप्लिसिटी में। तो मल्टीप्लिसिटी का मतलब ही होता है इंफॉर्मेशन अबाउट नेबरिंग प्रोटॉन। नेबरिंग प्रोटॉन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे मिलता है। आपको फार्मूला मैंने बताया भी है। तो हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी। उसके बाद सेकंड टॉपिक यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे कपलिंग कांस्टेंट इस वीडियो में। तो अब शुरू करते हैं मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी गिव्स नॉलेज अबाउट नेबरिंग प्रोटॉन। तो किसी भी कार्बन एटम है उसके नियर बाई कार्बन एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है मल्टीप्लिसिटी। तो सिंपल सी बात मैं एक एग्जांपल देके आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे यदि CH3 है, CH2 है और Cl है। अब हम इस नंबर ऑफ सिग्नल निकालना सीख चुके हैं। नंबर ऑफ सिग्नल की अगर बात करें तो यहाँ पे कितना सिग्नल मिलेगा, 2 सिग्नल मिलेगा। एरिया ऑफ सिग्नल की अगर मैं बात करता हूँ तो एरिया ऑफ सिग्नल यहाँ पे मिलेगा 3:2 का यहाँ पे हमको मिलेगा एरिया ऑफ सिग्नल, 3H का और 2H का यहाँ पे एरिया ऑफ सिग्नल मिलेगा। नंबर ऑफ सिग्नल 2 मिलेगा। अब यदि बात करते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल तो मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे क्या मिलेगा, तो इसके लिए यहाँ पे जो 3H है इसके लिए नेबरिंग प्रोटॉन क्या होगा। तो नेबरिंग प्रोटॉन कहने का मतलब ये जो कार्बन है इससे तीनों हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। इस कार्बन का जस्ट पड़ोसी कार्बन कौन सा, यहाँ पे ये वाला कार्बन। तो इस कार्बन से जितने भी प्रोटॉन अटैच्ड होंगे वो प्रोटॉन क्या कहलाएंगे, नेबरिंग प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन अगर इसके लिए मैं बात करूँ, इसको मैं A कर देता हूँ, इसको मैं B कर देता हूँ, डिनोट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे CH3 के लिए अगर मैं बात करूँ इसके लिए तो इसकी मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन। तो इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन मैं बात कर रहा हूँ 3H के लिए। 3H के लिए नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन क्या है, यहाँ पे 2 है। तो n = यहाँ पे 2 है। तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिसिटी, तो मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों तो मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला यहाँ पे है n+1। अगर इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखें, इसको रूल अपन फर्स्ट भी लिख सकते हैं, ये n+1 यहाँ पे है और n+1 ये फार्मूला अगर रखते हैं n = 2 तो 2 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे
3। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिसिटी क्या आ गया, 3H के लिए मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा, 3 आएगा। जबकि अगर इसके लिए अगर हम लोग बात करें, इसके लिए अगर हम लोग बात करते हैं कि मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, तो इसके लिए नेबरिंग प्रोटॉन क्या होगा, तो बी के लिए नेबरिंग प्रोटॉन की संख्या कितनी है यहाँ पे, n=3, और हमारे पास फार्मूला क्या है, n+1। अब इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3+1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। तो मल्टीप्लिसिटी आ जाएगा यहाँ पे 4। इसको बोलेंगे ट्रिपलेट और इसको बोलेंगे क्वार्टेट, ट्रिपलेट क्वार्टेट। वैसे ही अब नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन की अगर हम लोग संख्या अगर देखते हैं तो यहाँ पे सिग्नल को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन यदि 0 हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंगलेट, यहाँ पे बोलेंगे n+1। अगर देखते हैं यहाँ पे n+1 क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलेट। वैसे ही n का वैल्यू यदि 1 रहा तो 1+1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, डबलेट। नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन की संख्या यदि 2 रहा तो यहाँ पे 2+1 यहाँ पे आ जाएंगे 3, और यहाँ पे हो जाएगा ये ट्रिपलेट। वैसे ही नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन यदि 3 रहा तो यहाँ पे 3+1 आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको बोलेंगे क्वार्टेट, क्वार्टेट। वैसे ही n यदि 4 आ गया तो यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, 4+1 हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा क्विंटेट। इसी प्रकार सेक्सटेट, सेप्टेट, ऑक्टेट, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल या 4 से ज़्यादा होने पर इसको हम लोग सीधा सीधा बोल देते हैं मल्टीप्लेट। नंबर ऑफ सिग्नल यदि n का वैल्यू यहाँ पे 4 से ज़्यादा हो, नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन की संख्या यदि 4 से ज़्यादा हो तो है ना, यहाँ पे जो भी ज़्यादा हो उससे +1 कर देंगे तो आपको सिग्नल के यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी मिल जाएगा। मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे इससे ज़्यादा हो तो अब इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, उसको मल्टीप्लेट सिग्नल यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन ईजिली निकाल सकते हैं, जस्ट उसके पड़ोसी प्रोटॉन जो है वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, और इससे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी आसानी से निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लिसिटी यहाँ से आप निकालना बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं। इसके साथ अब मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए 2 जगह कन्फ्यूज़न आएगा कि अगर पड़ोसी प्रोटॉन की संख्या अगर सेम इन्वायरमेंट में है और पड़ोसी जो प्रोटॉन है उसकी केमिकल इन्वायरमेंट जो है डिफरेंट है, उस केस में मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालेंगे। तो 2 रूल मल्टीप्लिसिटी के लिए यहाँ पे मैं और बताऊँगा, वो रूल भी आप लोग को ध्यान में रखना है ताकि मल्टीप्लिसिटी निकालने वक्त वो आपके काम आए। चलिए अब देखते हैं इसके मल्टीप्लिसिटी का सेकंड रूल, जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। इफ़ नेबरिंग प्रोटॉन विद डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट इज प्रेजेंट देन हाउ वी हैव टू कैलकुलेट मल्टीप्लिसिटी। तो हम लोग जब देखते हैं कि एक ऐसा प्रोटॉन है जिसके नेबरिंग प्रोटॉन का अलग अलग इन्वायरमेंट, केमिकल इन्वायरमेंट हो, ये एक हमारा प्रोटॉन है, जैसे ये A, B और C हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट आउट कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। अब इसमें देखते हैं इसके नेबर क्या है, यहाँ पे 3H है, और यहाँ पे इधर साइड भी नेबर क्या है, CH2 है, CH3 और CH2 यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इधर हैं, 2 हाइड्रोजन इधर हैं। इस केस में हम लोग जो है केमिकल इन्वायरमेंट जब अलग अलग हो तो मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं ये हमको देखना है। तो इस केस में क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिसिटी हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे। इधर वाले से अलग मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे और इधर वाले से अलग अलग निकालेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब इसके लिए मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा, इसके पड़ोसी प्रोटॉन क्या होंगे। एक लिए अगर मैं बात करता हूँ तो मल्टीप्लिसिटी, अगर मैं बात करता हूँ मल्टीप्लिसिटी इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो इसके जस्ट पड़ोसी कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 2+1 यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके लिए अगर मैं बात करूँ, इसके लिए बात करूँ तो इसके जस्ट पड़ोसी क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2+1 यहाँ पे भी आ जाएगा 3 आ जाएगा मल्टीप्लिसिटी। लेकिन जब इसको निकालना हो तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके एक पड़ोसी ये CH3 है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इधर का निकालने के लिए मल्टीप्लिसिटी इसके लिए क्या हो जाएगा, n+1 के रूल हिसाब से यहाँ पे 3+1, तो इधर आ जाएगा 4, और वहीं पे इसको हमको क्या करना है, गुना करना है अगले से। इधर के लिए क्या करूँगा मैं, इसका निकालना, तो इधर के लिए क्या करूँगा मैं, CH2 जो है, तो इसके लिए यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए 2+1, तो यह आ जाएगा 2+1, तो इधर से आ जाएगा कितना आ जाएगा 3। अब दोनों को क्या करना है, गुना कर देना है, तो कितना आ जाएगा 12 यहाँ पे। तो ये हमको निकाल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब देख सकते हैं
3 + 1 यहाँ पे आ जाएगा 4 और 2 + 1 यहाँ पे आ जाएगा 3 और दोनों का हम लोग गुना किए तो कितना आ जाएगा 12। अब इसको 12 ना लिख के सीधा सीधा हम लोग लिख देते हैं मल्टीप्लेट। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लेट। तो इस केस में जब केमिकल इन्वायरमेंट अलग अलग हो तो सीधा सीधा क्या करेंगे, व्हेन नेबरिंग प्रोटॉन विद डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट देन द मल्टीप्लिसिटी आर कैलकुलेटेड सिंगल एंड देन बोथ मल्टीप्लिसिटीज आर मल्टीप्लाइड। तो इस केस में यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे। अगर यहाँ पे देखते हैं नेबरिंग प्रोटॉन विद डिफरेंट विथ सेम केमिकल इन्वायरमेंट, जब सेम केमिकल इन्वायरमेंट होगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेबरिंग प्रोटॉन इसके कौन कौन होंगे, ये दोनों नेबरिंग प्रोटॉन होंगे। यहाँ पे ये जो है नेबरिंग प्रोटॉन एक हुआ और एक नेबरिंग प्रोटॉन ये हुआ। अब दोनों का अगर केमिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो दोनों के बगल में CH2 है, इसके बगल में भी CH2, इसके बगल में भी, मतलब सेम केमिकल इन्वायरमेंट है यहाँ पे नेबरिंग प्रोटॉन का। तो उस केस में मल्टीप्लिसिटी कैसे करेंगे, सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, दोनों को नंबर ऑफ प्रोटॉन को पहले ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने का मतलब यहाँ पे 3H + 3H, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6H। अभी 6H का मल्टीप्लिसिटी निकाल लेंगे सीधा सीधा, तो N+1 हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, N+1 की अगर हम लोग बात करें, N+1 इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 6 + 1, तो हो जाएगा यहाँ पे 7। तो मल्टीप्लिसिटी हमारा आ गया यहाँ पे 7। इसको भी सीधा सीधा आप मल्टीप्लेट लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए ये बेसिक 3 रूल्स हैं यहाँ पे। अब इन्हीं बेसिक 3 रूल्स को हम लोग कई बार देखते हैं कि स्पिन स्प्लिटिंग के अंडर भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि स्पिन स्प्लिटिंग डायरेक्टली बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी भी वहाँ पे टर्म एक आएगा, तो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी और मल्टीप्लिसिटी एक ही टर्म है। और सेकंड यहाँ पे डिस्कस करेंगे कपलिंग कांस्टेंट, जिसको खास स्पिन स्प्लिटिंग के अंडर ही डिस्कस करते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट जिसके बारे में बोला था, कपलिंग कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं J से। इसको हम लोग बोलते हैं स्पिन स्प्लिटिंग भी और स्केलर कपलिंग भी, इसी को हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें कपलिंग कांस्टेंट अगर हम लोग पढ़ें तो बहुत सारा थ्योरी इसमें आपको मिलेगा। इस थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने वो सारे पॉइंट एक जगह इकट्ठे करके रखे हैं जो नेट में भी काम आएगा और MSc के लिए भी काम आएगा। अब इसमें 7 पॉइंट्स यहाँ पे हैं। 7 पॉइंट मतलब बहुत सारा पॉइंट है, सारे एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या है यहाँ पे, J इज़ थ्रू बॉन्ड इंटरेक्शन। मैंने पहले ही बोला था कि J ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट मल्टीप्लिसिटी। यहाँ पे J इज़ थ्रू बॉन्ड इंटरेक्शन कहने का मतलब क्या है, द स्पिन ऑफ वन प्रोटॉन अफेक्ट द स्पिन ऑफ अनदर प्रोटॉन। अनदर मीन्स विच प्रोटॉन, द नेबरिंग प्रोटॉन। तो सीधी सीधी बात है, जब भी नेबरिंग प्रोटॉन की अगर बात करें, मल्टीप्लिसिटी की बात करें, तो अल्टीमेटली ये जो पॉइंट्स हैं मल्टीप्लिसिटी की ओर इशारा करता है। इट इज़ थ्रू बॉन्ड इंटरेक्शन मीन्स स्पिन ऑफ वन बॉन्ड पोलराइजेस स्पिन ऑफ अनदर बॉन्ड। तो सेकंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं J इज़ फील्ड इंडिपेंडेंट। तो हम देखें कि अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या कपलिंग कांस्टेंट घटता है या बढ़ता है? बिल्कुल नहीं। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो कपलिंग कांस्टेंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि ये उस पर डिपेंड ही नहीं करता। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज करने पर ये कपलिंग कांस्टेंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि J इज़ फील्ड इंडिपेंडेंट। हाँ, केमिकल शिफ्ट चेंजेस अकॉर्डिंग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो केमिकल शिफ्ट डिफरेंट थिंग, उसके बारे में पढ़ चुके हैं पिछला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं J इज़ ऑलवेज म्यूचुअल, दैट इज़ JAX = JXA। तो ऑलवेज म्यूचुअल यहाँ पे देखते हैं कि एक साइड से कैलकुलेट करोगे, अगले साइड से कोई मल्टीप्लेट सिग्नल में है, तो मल्टीप्लेट सिग्नल में अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे ऐसा कोई मल्टीप्लेट सिग्नल है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, सेम डिफरेंस क्या आएगा, इनका भी डिफरेंस वहीं पे आएगा। ठीक है, तो ये हम बात करें ऑलवेज म्यूचुअल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, ये जो डिफरेंस आएगा डेल्टा समथिंग जो भी है, और यहाँ पे भी डेल्टा जो डिफरेंस आएगा, तो दोनों के दोनों इक्वल होंगे। यही कहलाता है डेल्टा J इज़ ऑलवेज म्यूचुअल, JAX = JXA। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। J बोले तो कपलिंग कांस्टेंट डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस। विथ डिस्टेंस क्या होता है, कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या होता है, डिक्रीज
होगा भी, क्योंकि ये नेबरिंग प्रोटॉन पर डिपेंड करता है, और नेबरिंग प्रोटॉन को डिपेंड करता है मतलब नेबरिंग प्रोटॉन जितने पास में रहेंगे, ऑब्वियसली ये बॉन्ड डिपेंडेंट है, मतलब बॉन्ड जितना नियर होगा कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू उतना अधिक होगा, और जैसे ही बॉन्ड यहाँ पे दूर होगा कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है, जो कि इसका पहला पॉइंट बोलता है। तो ऑब्वियसली जे डिक्रीज विथ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, कपलिंग कांस्टेंट के वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड पर ही डिपेंड करता है। बॉन्ड की लंबाई बढ़ा तो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू घटा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कपलिंग कांस्टेंट इज सेम फॉर मल्टीप्लेट्स विच आर इंटरेक्टिंग। तो कपलिंग कांस्टेंट यहाँ पे सेम इस पॉइंट को ही और बोल रहा है और कुछ नहीं है यहाँ पे, कि सेम फॉर मल्टीप्लेट्स विच आर इंटरेक्टिंग। कोई भी मल्टीप्लेट अगर इंटरेक्ट करते हैं तो उनके लिए भी कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ जे। ये कपलिंग कांस्टेंट का कैलकुलेशन क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्चुअल में ये जो वैल्यू किसी भी सिग्नल की हम लोग बात करते हैं, तो मान लीजिए कोई सिग्नल यहाँ पे आया है, यहाँ पे TMS स्केल में 0 है, यहाँ पे कोई सिग्नल यहाँ पे मिला है, ऐसा कोई सिग्नल यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे भी अगर कोई सिग्नल आपको मिला है, तो यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, सबसे पहले बात अगर मैं बात करूँ इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे मान लीजिए 1.12 है, और इसका जो पीक का वैल्यू है 1.0 है, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 0.12 ये आएगा। अब इस 0.12 को अब मान लीजिए क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी समथिंग, मान लेते हैं हम लोग ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दिया है इंस्ट्रूमेंट का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 100 मेगाहर्ट्ज दिया है। तो ऑब्वियसली मेगाहर्ट्ज यहाँ पे 1 ppm इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे 1 ppm इक्वल्स टू, पहले वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको ये बिल्कुल पता होगा, 1 ppm अगर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज है तो 1 ppm का वैल्यू क्या होगा, तो 1 ppm का वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 हर्ट्ज ये हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इसका कपलिंग कांस्टेंट क्या आएगा, तो कपलिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या कहता है, डेल्टा न्यू, और यहाँ पे इनटू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 0.12 मल्टीप्लाइड इंटू 100, तो यहाँ मल्टीप्लाइड विथ 100 यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12। तो कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू आपको मिल जाएगा 12। तो कपलिंग कांस्टेंट इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही आसान है। अगर कोई भी दो सिग्नल दिया है, दोनों सिग्नल का यहाँ पे सिग्नल अगर ये डबलेट है तो डबलेट सिग्नल का दो सिग्नल के बीच का दूरी आप निकालोगे, 1.12 में माइनस कर दो 1.0 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.12, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका जो वैल्यू आएगा ये हर्ट्ज में आ जाएगा, क्योंकि हमने 1 ppm इक्वल्स टू 100 हर्ट्ज लिया था, और इसी 100 हर्ट्ज से हम लोग मल्टीप्लाई किए ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे 12 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जे डिपेंड्स अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। सीधी सीधी बात है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने पर ही जे का वैल्यू आपको मिल रहा है, तो यही पॉइंट क्या कह रहा है, जे डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप याद रखते हैं तो ये सारे पॉइंट से बिल्कुल नेट सेट का क्वेश्चन आपसे क्लियर होगा। और ये MSc के लेवल पे अगर देखा जाए तो 7 पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस जो बुक में जो होगा मैंने उस सारे को एक्सप्लेनेशन रूप में यहाँ पे बोला है, क्योंकि लिखना यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करना एक वीडियो में बहुत लेंदी हो जाएगा। तो डियर यहाँ पे आप ये समझ चुके हैं, आप नेट सेट का क्वेश्चन उठा के आप देख सकते हैं। कपलिंग कांस्टेंट का एक चार्ट और आपको बता देता हूँ, उस चार्ट के अनुसार अलग अलग प्रोटॉन का कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कपलिंग कांस्टेंट, कुछ वैल्यूज है यहाँ पे, कुछ प्रोटॉन्स हैं, कपलिंग प्रोटॉन्स हैं, उनका अलग अलग जे वैल्यू होता है, अलग अलग नेबरिंग प्रोटॉन होने पर और अलग अलग बॉन्ड इंटरेक्शन होने के कारण, क्योंकि बॉन्ड इंटरेक्शन पर ही डिपेंड करता है कपलिंग कांस्टेंट। तो बॉन्ड इंटरेक्शन अलग अलग होने पर इनका कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग आता है। ये वैल्यू आपको याद करना है एज इट इज़। अगर इसको याद करेंगे तभी नेट सेट का क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नेट सेट का क्वेश्चन नहीं बनेगा। और इसको याद करना ही है आपको, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है और इसमें याद करना बहुत आसान है आपको। sp3 जो वैल्यू है, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दो प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो विशनल और जेमिनल। विशनल मतलब दो अलग अलग कार्बन पर हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हैं, ये विशनल कहलाएगा। जेमिनल मतलब यहाँ पे एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन लगे हैं, ये जेमिनल कहलाएगा। फिर से बता दूँ, हालांकि BSc फर्स्ट ईयर का चीज़ें हैं।
अब यहाँ पे जे वैल्यू अगर मैं बात करता हूँ, विशनल sp3 अगर हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और उससे लगा प्रोटॉन है तो उसके लिए कपलिंग कांस्टेंट आएगा 7 से 10 हर्ट्ज के ऊपर। ये हर्ट्ज है, ये जेड लिखा है, अधिकतर को कन्फ्यूज़न होता है क्या है, तो जेड और 2 में एक समान लिखता हूँ इसलिए यहाँ पे ये जेड लिखा हुआ है, हर्ट्ज है वो। और sp यहाँ पे जेमनल में देखेंगे तो जेमनल में 10 से 15 हर्ट्ज का आता है। और यहाँ पे sp2 कपलिंग प्रोटॉन में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक जेमनल होता है, तो जेमनल में यहाँ पे 1 से 4 हर्ट्ज का कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगा। और विशनल में 2 प्रकार के यहाँ पे आपको कपलिंग प्रोटॉन मिल जाएंगे, एक सीस में जब होगा और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रांस में होगा। तो इस केस में अगर हम लोग बात करते हैं तो सीस वाले का जो कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू होता है वो कम आएगा, 6 से 8 हर्ट्ज है यहाँ पे। और लेकिन इसके जेमनल के से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और वहीं पे ट्रांस कपलिंग प्रोटॉन है तो उसका वैल्यू जो है यहाँ पे 15 से 18 हर्ट्ज तक आएगा। तो ये वैल्यू जो है sp3 sp2 आपको क्लियर कट डिवीज़न कर लेना है, विशनल जेमनल, जेमनल विशनल। अब विशनल में आपको हमको याद रखना है कि यहाँ पे ये 2 पार्ट है, सीस और ट्रांस में, और इनका वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा ही होता है। ट्रांस का सबसे ज़्यादा कपलिंग होता है यहाँ पे, और बॉन्ड इंटरेक्शन क्योंकि मोस्ट हो यहाँ पे होता है। तो आज के लिए इतना। वीडियो बिल्कुल आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और नेट सेट का क्वेश्चन भी बनेगा, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और जो चार्ट मैंने बताया है वो गिने चुने चार्ट ही हैं, उसको आपको याद रखना ही है एनी हाउ। और नेट सेट के क्वेश्चन के लिए अगर बात करेंगे तो MSc का कोर्स कंप्लीट होगा तो मैं नेट सेट का क्वेश्चन भी यहाँ पे इन्वॉल्व करूँगा इसमें। तो बिल्कुल लाइक करें अगर समझ आए तो, और शेयर कमेंट्स तो बनता ही है, और बिल्कुल सब्सक्राइब करें।